नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम बात कर रहे थे प्रतिरक्षा तंत्र की और हमने ये बात की थी कि किस तरह से हमारी जो शरीर है, हमारा जो प्रकृति की जो देन है हमारा शरीर, उसमें प्राकृतिक रूप से भी हमारे रोगाणुओं, कीटाणुओं, जीवाणुओं, विषाणुओं से लड़ने की क्षमता होती है ना, जिससे कि हम बहुत सी बीमारियों में बिना कुछ इलाज कराए भी जो है उन रोगाणु कीटाणुओं को नष्ट कर देते हैं, है ना। यानी कि हमारे शरीर के अंदर ही ऐसा तंत्र है जो बाहर से आने वाले इन विषाणुओं को और जो हानिकारक जीवाणु हैं उन सब से लड़ने का कार्य कर सकता है। और इसके बारे में हमने बात की थी कि किस तरह से जो है शरीर के अंदर, आपके नाक के अंदर जैसे म्यूकस होता है और रोम होते हैं, जिससे कि जो रोगाणु कीटाणु हैं वहीं पर फंस करके और अंदर नहीं जा सकते हैं। आँख से आंसू निकलते हैं, आंसू भी जो हैं वो कीटाणु जीवाणु को अंदर नहीं जाने देते हैं। इसी तरह से हमारे जो पेट के अंदर क्या होता है, हमारे आमाशय के अंदर HCl होता है, जिसकी pH कितनी 1 से 2 तक होती है, यानी कितना ज़्यादा अम्लीय होता है, जो इन जीवाणुओं कीटाणुओं को पनपने नहीं देता है। तो ये बातें हमने की थी पिछले वीडियो में कि प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो हमारे प्राकृतिक प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में भी बात की थी हमने कि प्रतिरक्षा तंत्र 2 तरह का होता है। एक तो प्राकृतिक होता है, सहज होता है, और एक होता है उपार्जित। तो जब हमने प्राकृतिक के बारे में बात की थी तो यानी कि जो हमें जो जन्मजात है, यानी हमारे साथ जन्म से ही जो चल रहा है, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, WBC यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं। ये सारी बातें हमने की थी और साथ में दिए थे हमने आपको 2 प्रश्न। तो आशा है आप लोगों ने उनके आंसर लिख लिए होंगे, तो एक बार उन पर नज़र डाल लेते हैं। पहला था, त्वचा की बाहरी परत में कौन सा प्रोटीन रोगाणुरोधी होता है। तो जब हमने त्वचा की बात की थी तो बताया था कि केराटिन होता है प्रोटीन, है ना, जिसके कारण जो कि क्या होता है, जीवाणुरोधी होता है। फिर किन्हीं 2 भक्षक कोशिकाओं के नाम बताइए। मोनोसाइट है, न्यूट्रोफिल है, तो इन दोनों के नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। जो WBCs में होती हैं, बेसोफिल्स होते हैं, वो भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से उपार्जित जो है प्रतिरक्षा तंत्र होता है। यानी हमारे जो पैदा होने के बाद एक तो हमें मिली इम्यूनिटी जो प्राकृतिक है ना, एक जो उपार्जित की जाती है, ठीक है, यानी कि जीवन काल के दौरान जो है प्राप्त की जाती है या ग्रहण की जाती है ऐसी प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है। ये सूक्ष्म जीव या उनके द्वारा उत्पन्न उपापचयी पदार्थों के पूर्व स्मरण शक्ति के आधार पर जीव द्वारा विकसित की जाती है, ठीक है। यह जीव में जीवन काल के दौरान रोग के प्रतिरोधकता के रूप में विकसित होती है। अब इसमें क्या होता है, ये एक्वायर्ड होती है, यानी कि इस प्रतिरक्षा में सूक्ष्म जीवों के विरुद्ध विशिष्ट प्रतिरक्षी एवं कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है तथा सूक्ष्म जीवों से रक्षा की जाती है। यानी अब आप यहाँ पर एक चीज देखिए, सूक्ष्म जीवों के विरुद्ध विशिष्ट प्रतिरक्षी और कोशिकाओं का निर्माण, तो ये 2 चीजें हो गई यहाँ पर, ठीक है आपकी। एक तो क्या हुआ, प्रतिरक्षियों का निर्माण हुआ, ठीक है, और कुछ कोशिकाओं का निर्माण होता है जिससे क्या होता है, सूक्ष्म जीवों से रक्षा की जाती है। तो ये भी 2 तरह की होती है, उपार्जित और स्वप्रतिरक्षा, ये भी 2 तरह की होती है। तो पहले हम बात करेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में। यह प्रतिरक्षा प्रतिजन विशिष्ट है। ये प्रतिरक्षा और प्रतिजन क्या है ये मैं अभी आपको आगे समझाती हूँ, है ना। एंटीबॉडीज और एंटीजेंस, इसका मुख्य गुण स्मृति है, याद रखना, है ना। मुख्य गुण क्या है इसका, याद रखना। जब शरीर में रोग कारक प्रथम बार प्रवेश करता है तब प्रतिरक्षा तंत्र
प्रतिरक्षी बनाता है ना। सबसे पहले अगर कोई भी रोगाणु कीटाणु शरीर के अंदर गया तो जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है ना, जो हमारी जो भी प्रतिरक्षा तंत्र में आती है, चाहे WBCs की कणिकाएं आती हैं या और भी जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के प्रोटीन्स एंजाइम्स वगैरह हैं, वो क्या करते हैं, प्रतिरक्षी बना करके जो प्रतिक्रिया दर्शाता है उसे प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। इस अनुक्रिया के दौरान ही स्मृति कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है, याद करने वाली, स्मृति मतलब याद, ठीक है। अब ये क्या करती हैं ये स्मृति कोशिकाएं, ये स्मृति कोशिकाएं याद रखती हैं कि जब दोबारा वही कारक अगर आता है तो अधिक मात्रा में प्रतिरक्षी निर्मित करती हैं। मतलब एक बार किसी ने अटैक किया, किसी भी रोगाणु ने अटैक किया, तो प्रतिरक्षी तंत्र क्या करेगा, एंटीबॉडीज बनाएगा, ठीक है। प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो उत्प्रेरित हो जाता है, ठीक है। और अब अगर दोबारा वही रोगाणु अटैक करता है तो प्रतिरक्षा तंत्र पूर्व निर्मित स्मृति कोशिकाओं के सहयोग से अधिक मात्रा में क्या करता है, प्रतिरक्षी निर्मित करके उच्च तीव्रता की अनुक्रिया करता है, जिसे द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहते हैं, ठीक है। प्राथमिक तो पहली बार में हो गई, दूसरी बार में क्योंकि उन कोशिकाओं को याद था कि ये तो पहले भी आया था, चलो झगड़ा करो, है ना। अब ज़्यादा तेज़ी से, अब ज़्यादा लोग मिलकर के झगड़ा करेंगे तो अब वो ज़्यादा जो है अपने प्रतिरक्षी का निर्माण करता है। बात समझे आप इस बात की, है ना। तो ये उपार्जित भी कैसी होती है, दो तरह की होती है। पहली है आपकी सक्रिय प्रतिरक्षा और दूसरी है निष्क्रिय प्रतिरक्षा, ठीक है। तो ये देखिए, उपार्जित प्रतिरक्षा में पहले सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा में भी प्राकृतिक प्रतिरक्षा और कृत्रिम प्रतिरक्षा, और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में भी प्राकृतिक प्रतिरक्षा और कृत्रिम प्रतिरक्षा। तो अब ये क्या है, तो सक्रिय प्रतिरक्षा की पहले हम बात करते हैं। तो रोग कारक अथवा एंटीजन के प्रवेश करने पर शरीर में क्या बनते हैं, प्रतिरक्षी बनते हैं, एंटीबॉडीज बनती हैं। इस प्रकार की प्रतिरक्षा जो है सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। ये प्रतिरक्षा थोड़ी धीमी होती है और प्रभावी होने में थोड़ा समय लेती है, लेकिन इसका प्रभाव क्या होता है, लंबी अवधि तक, काफ़ी समय तक इसका प्रभाव रहता है सक्रिय प्रतिरक्षा का, है ना। क्यों, क्योंकि जैसे ही कोई रोग कारक या एंटीजन प्रवेश करता है तो ये एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती हैं, ठीक है। प्रतिरक्षी, एंटीबॉडीज मीन्स प्रतिरक्षी, है ना, जो रक्षा करते हैं। प्राकृतिक संक्रमण से संक्रामक जीव का शरीर में प्रवेश करने पर प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त होती है। प्राकृतिक संक्रमण से, कोई भी प्राकृतिक संक्रमण अगर हो जाता है तो प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा जो है वो प्राप्त हो जाती है। टीकाकरण द्वारा रोगाणु अथवा एंटीजन को जानबूझकर शरीर में प्रवेश कराने को, ठीक है। अब अगर कोई टीकाकरण होता है और टीकाकरण से जो है रोगाणु अथवा एंटीजन को जानबूझकर शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा जो है वो प्राप्त होती है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा की बात करते हैं। जब शरीर रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी को शरीर में प्रवेश कराया जाता है, मतलब उसमें तो क्या था, हमारा खुद का शरीर, सक्रिय वाले में क्या करता है, हमारा खुद का शरीर प्रतिरक्षी निर्मित करता है, एंटीबॉडीज बनाता है। निष्क्रिय में क्या होता है, बाहर से हम एंटीबॉडीज को जो है इंजेक्ट करते हैं शरीर के अंदर, ठीक है। तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त होती है। यह है शीघ्रता से, इसका जो प्रभाव होता है वो शीघ्र होता है। जबकि सक्रिय वाले में हमने क्या पढ़ा था कि जो सक्रिय डेवलप होती है ना, यानी हमारा शरीर खुद डेवलप करता है जो प्रतिरक्षी, वो थोड़ा धीरे धीरे करता है लेकिन उसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर इंजेक्ट किया जाता है, इसको बाहर से डाला जाता है प्रतिरक्षियों को। उस कंडीशन में क्या होता है, प्रतिरक्षा शीघ्रता से प्रभावी तो हो जाती है लेकिन कम अवधि के लिए प्रभावकारी होती है। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को माता से प्लेसेंटा द्वारा
IgG मिलता है तथा दुग्ध स्रावण के दौरान जो है कोलेस्ट्रम से माता भ्रूण को IgA उपलब्ध कराती है, जो कि प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण हैं। यानी ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक निष्क्रिय है। कौन कौन सा? IgG जो बनता है, जो कि ये एकमात्र ऐसा है जो कि भ्रूण को मिलता है प्लेसेंटा के द्वारा, ठीक है। और जब माता दुग्धपान कराती है, यानी बच्चा जब माँ का दूध पीता है, जो कहते हैं कि बहुत बढ़िया प्रतिरोधक क्षमता जो है उससे उत्पन्न हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उसमें कौन सा प्रतिरक्षी होता है? ये IgA, ठीक है, ये उपलब्ध कराती है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। सांप के काटे जाने पर अथवा घातक रोग जैसे टिटनेस है, रेबीज या डिप्थीरिया, इसके उपचार के लिए दिया जाने वाला एंटीवेनम एंटीटॉक्सिन कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। जो टीके लगाए जाते हैं वो क्या करते हैं? वो कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है ना। प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा तो क्या है आपके? उसके उदाहरण क्या आएंगे आपके? IgG और IgA जो बनता है ना। और कृत्रिम जो है उसके लिए जैसे सांप का काटा है या टिटनेस हो गया किसी को, डिप्थीरिया या रेबीज हो गया। रेबीज होता है जैसे कुत्ते, बंदर वगैरह कोई भी जानवर के काटने से जो है रेबीज होता है। तो उसमें उस कंडीशन में क्या होता है? कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा जो है वो उत्पन्न होती है। अब स्वप्रतिरक्षा, ठीक है। स्वप्रतिरक्षा में क्या है? उपार्जित प्रतिरक्षा में अपनी कोशिकाओं व विजातीय जीवों के मध्य विभेद करने की क्षमता होती है। उपार्जित प्रतिरक्षा में जो अपनी कोशिकाएं हैं, स्वयं की जो कोशिकाएं हैं, और जो बाहर की विजातीय मतलब बाहर से, है ना, विजातीय जीवों के मध्य विभेद करने की क्षमता पाई जाती है। अर्थात यह प्रतिरक्षा सामान्यतः विजातीय जीवों के विरुद्ध प्रतिरक्षा का निर्माण करती है। जो बाहर से आपके जीव आते हैं, अटैक करते हैं, उनके विरुद्ध ही ये प्रतिरक्षा का निर्माण करती है। लेकिन कभी कभी आनुवंशिक, वातावरणीय तथा अन्य कारणों से भी शरीर की यह प्रतिरक्षा जीव की अपनी ही कोशिकाओं के विरुद्ध, है ना, आनुवंशिक कारण हो सकते हैं, वातावरणीय कारण हो सकते हैं, है ना। तो ये प्रतिरक्षा जीव की अपनी ही कोशिकाओं के विरुद्ध प्रतिरक्षी बनाकर उन पर क्या करती है? हमला कर देती है, ठीक है। ऑटो इम्यूनिटी में ऐसी प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? स्वप्रतिरक्षा कहते हैं। तथा परिणाम स्वरूप शरीर को होने वाले रोग को स्वप्रतिरक्षा रोग कहते हैं, जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस, है ना। इसमें क्या होता है कि वो स्वयं ही, है ना, कोशिकाओं के विरुद्ध प्रतिरक्षी बनाकर उन पर क्या करती है? हमला कर देती है। अब ये प्रतिरक्षी और प्रतिजन, अपन बहुत देर से ये बात कर रहे हैं कि प्रतिजन है, प्रतिरक्षी बनते हैं, प्रतिजन होता है ना। ये है क्या चीज़? तो वैसे तो आपने छोटी क्लासेस में इसे पढ़ा है ना, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको दोबारा बताती हूँ कि प्रतिजन, जिसे क्या कहते हैं? एंटीजन, वह बाहरी रोगाणु है जो शरीर में प्रविष्ट होने के पश्चात बी लसिका कोशिका को प्रतिरक्षी उत्पादक प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित कर प्रतिरक्षी उत्पादन हेतु प्रेरित करता है तथा विशिष्ट रूप से उस ही प्रतिरक्षी से अभिक्रिया करता है। यानी ये विशिष्ट प्रतिरक्षी से ही अभिक्रिया करेगा। ये आप डिफरेंट टाइप के देख रहे हैं, जैसे आपने जब बचपन में पजल गेम खेला होगा, जिसमें क्या करते हैं कि पजल्स जो होते हैं वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं, जिनको आपस में मिला करके एक पूरी कोई आकृति बनानी पड़ती है ना। तो कुछ उसी तरह से ये भी होते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं? बी लसिका कोशिका को प्रतिरक्षी उत्पादक प्लाज्मा कोशिका, तो प्लाज्मा कोशिका क्या है? प्रतिरक्षी उत्पादक है, में रूपांतरित कर प्रतिरक्षी उत्पादन के लिए प्रेरित करता है। ये एंटीजन खुद ही करेगा, है ना, प्रतिजन वह है, बाहरी रोगाणु
या पदार्थ है जो शरीर में प्रविष्ट होने के बाद क्या करता है, बी लसिका कोशिका को प्रतिरक्षी उत्पादक प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित कर प्रतिरक्षी उत्पादन हेतु प्रेरित करता है तथा विशिष्ट रूप से उस ही प्रतिरक्षा से अभिक्रिया करता है। प्रतिरक्षी वह प्रोटीन होता है, यहां प्रतिरक्षी एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी है, ठीक है, ये आपका एंटीजन है। अब यहां पर आप देख रहे हैं इसका शेप, इस एंटीजन का शेप ये है, तो एंटीबॉडी का भी शेप यहां पर ये है, तभी जाकर के इस पे अटैच होएगा, है ना। तो प्रतिरक्षी वह प्रोटीन होता है जो देह में उपस्थित बी लसिका कोशिकाओं द्वारा किसी प्रतिजन से अनुक्रिया के कारण निर्मित होता है, ठीक है। ये आपका क्या है, एंटीबॉडी है वाई शेप की, ठीक है। उस विशेष प्रतिजन में विशिष्ट रूप से ये संयोजित हो सकता है। ये इस शेप का प्रतिजन है तभी ये इस पे अटैच होगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो पजल्स आपस में तभी वो अपन देखते हैं कि डिफरेंट साइज के होते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं, तो वो आपस में अटैच एक निश्चित जगह पर ही होते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात है। यह संयोजन प्रतिजन की संरचनात्मक विशिष्टता पर निर्भर है तथा प्रतिरक्षा तंत्र की सफलता हेतु आधारभूत आवश्यकता होती है। अब एंटीजेंस की हम बात करते हैं। साधारण रूप से ये वे रोगाणु अथवा पदार्थ होते हैं जिनका आणविक भार 6000 डाल्टन अथवा उससे ज़्यादा होता है, ठीक है। ये सारे आपके प्रतिजन हैं, ठीक है। बैक्टीरियाज हैं, है ना, वायरस है, ये सब क्या है, प्रतिजन है आपके। ये विभिन्न रासायनिक संगठनों के हो सकते हैं, जैसे प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स, लिपिड्स या न्यूक्लिक एसिड, ठीक। कभी कभी शरीर के अंदर के पदार्थ और कोशिकाएं, जैसे विषाणु संक्रमित या कैंसर ग्रसित कोशिकाएं भी प्रतिजन के तौर पर कार्य करती हैं। यानी हमारे शरीर के अंदर भी कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो एंटीजन का काम करती हैं, है ना, यानी रोगाणु का काम करती हैं। जैसे कैंसर सेल्स हैं या कोई विषाणु से वायरल इन्फेक्शन जो है उसके कारण संक्रमित कोशिकाएं हैं। शरीर में प्रविष्ट प्रतिरक्षी से संयोजित हो प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया करते हैं। ये देखो, जैसे ही ये यहाँ पर ये देखो, इसने अटैक किया बैक्टीरियल सेल ने, ये एंटीबॉडीज जो हैं ये देखिए यहाँ पर जाकर अटैच हो गई, यहाँ पर ये देखो, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये पार्ट देख रहे हो आप, यहाँ पर ये अटैच हो जाती है। ये देखिए इस पार्ट पे देखिए, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो शरीर में प्रविष्ट प्रतिरक्षी से संयोजित होकर क्या करती है, प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया करते हैं। सामान्यतया प्रोटीन के अलावा अन्य रासायनिक पदार्थ प्रतिरक्षी के साथ क्रिया तो कर सकते हैं, परंतु ये प्रतिरक्षी निर्माण में अधिक सक्रिय नहीं होते। तो यानी प्रतिरक्षी निर्माण में सक्रिय कौन है, प्रोटीन, है ना। प्रोटीन के अलावा अन्य रासायनिक पदार्थ प्रतिरक्षी के साथ क्रिया तो कर लेते हैं, लेकिन प्रतिरक्षी निर्माण में अधिक सक्रिय नहीं होते हैं। प्रतिजन संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से प्रतिक्रिया नहीं करता, उसका केवल एक पार्ट ही जो है इससे प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। कुछ विशिष्ट अंश ही प्रतिरक्षी से जुड़ते हैं, केवल ये वाला अंश ही इससे आकर के और जुड़ रहा है ना, इसका केवल ये वाला पार्ट ही इससे जुड़ रहा है, ये देखिए, है ना, पूरा का पूरा नहीं जुड़ता है वो। इन अंशों को एंटीजन निर्धारक कहा जाता है। ये क्या कहलाते हैं, एंटीजन निर्धारक कहलाते हैं। प्रोटीन प्रतिजन में करीब 6 से 8 अमीनो अम्लों की एक श्रृंखला, प्रोटीन प्रतिजन में 6 से 8 अमीनो अम्लों की एक श्रृंखला एंटीजन निर्धारक के रूप में कार्य करती है। एक प्रोटीन में कई एंटीजनी निर्धारक हो सकते हैं। ये प्रोटीन क्या करता है, एंटीजनी निर्धारक का कार्य करता है। इनकी संख्या को एंटीजन की संयोजकता कहा जाता है। मतलब जितने भी एंटीजन्स जो हैं वो इस पर काम करेंगे वो उसकी संयोजकता कहलाती है। अधिकांश जीवाणुओं में एंटीजन संयोजकता जो है
100 से अधिक हो सकती है। तो यहाँ आपको बात समझ आई कि किस तरह से एंटीजन और एंटीबॉडीज़ होती हैं और एंटीजन किस तरह से जो है कार्य करता है। विशिष्ट प्रतिरक्षा में प्रतिजन के विनाश की कार्यविधि 4 चरणों में संपादित होती है। मतलब किस तरह से इस प्रतिजन जो है इसको खत्म किया जा सकता है, ये 4 चरण होते हैं। कौन कौन से? अंतर्निहित प्रतिजन तथा बाह्य प्रतिजन में विभेद करना कि ये प्रतिजन, ये जो एंटीजन है, ये शरीर के अंदर का ही है या बाहर से आया हुआ है। ठीक है, पहली बात तो ये देखना ज़रूरी है, उसी के आधार पर जो है एंटीबॉडीज़ बनेंगी। फिर बाह्य प्रतिजन के ऊपर व्याप्त एंटीजनी निर्धारकों की संरचना के अनुसार बी लसिका कोशिकाओं का सक्रियण, मतलब अब ये देखा जाता है कि वो जो बाह्य प्रतिजन है उसके ऊपर कितने एंटीजन निर्धारक हैं। तब देखा जाता है कि बी लसिका जो कोशिकाएं हैं वो किस तरह से सक्रिय होंगी और उनकी प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण होता है। फिर प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा विशिष्ट प्रतिरक्षियों का निर्माण। अब प्लाज्मा कोशिकाएं क्या करेंगी? विशिष्ट प्रतिरक्षी बनाएंगी जो उस प्रतिजन से जुड़ेंगे जाकर के, जो उस प्रतिजन को खत्म करने के लिए हैं, है ना। तो प्रतिजन प्रतिरक्षी, प्रतिजन को एजी से लिखते हैं और एंटीबॉडीज को एबी से लिखते हैं। प्रतिक्रिया तथा कोशिक माध्यित प्रतिरक्षा, है ना, CMI द्वारा प्रतिजन का विनाश। ठीक है, अब दोनों को अटैच जब होता है, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा द्वारा क्या किया जाता है? प्रतिजन का विनाश किया जाता है। अब बात करेंगे हम प्रतिरक्षी की, यानी एंटीबॉडी, है ना, अर्थात एंटीबॉडी। प्रतिरक्षी अर्थात एंटीबॉडी। प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबिन, IG भी कहा जाता है, मतलब इसको IG से लिखते हैं, IG से लिखते हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ये प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है। क्या है ये IG? प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ये IG क्या है? प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है जो प्राणियों के रक्त और अन्य तरल में भी उपस्थित होते हैं, जो हमारे रक्त में होते हैं, प्राणियों के रक्त में होते हैं और अन्य तरल में भी होते हैं। प्रतिरक्षी प्रतिजन को पहचानने तथा निष्प्रभावी करने हेतु प्रतिजन से क्रिया करते हैं। पहले तो क्या करते हैं? प्रतिजन को पहचानते हैं, फिर उसको निष्प्रभावी करते। तो कैसे करेंगे? जब तक उससे मिलेंगे नहीं, उससे जुड़ेंगे नहीं, इस एंटीजन से ये जुड़ेगा नहीं, तब तक ये इसको निष्प्रभावी कैसे करेगा? जब तक हम उससे फाइट नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, तब तक जीतेंगे कैसे, है ना। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है? प्रतिजन को पहचानना पड़ता है और उसको निष्प्रभावी करने के लिए उसके साथ क्रिया करनी पड़ती है। प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है पैराटॉप कहलाता है। तो ये जो पार्ट है, दिस इज पैराटॉप, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसको क्या बोलते हैं? पैराटॉप। ठीक है, और जो एंटीजन का पार्ट जो होता है उसको एपिटॉप कहते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं? एपिटॉप। अब प्रतिरक्षी की संरचना देखते हैं अपन। ये जो वाई आकार की मैं आपको बता रही हूँ प्रतिरक्षी की संरचना जो है दिखाई जा रही है, वाई आकार की होती है। 4 संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर के बनी है। 4 इकाइयाँ आपको दिख रही हैं, 2 भारी और बड़ी, जिसको H से लिखते हैं, हैवी जिसको बोलते हैं। ठीक है, हैवी चेन्स, ये जो आपको दिख रही है ब्लू कलर में, ये क्या है? हैवी चेन्स है। दो हल्की लाइट पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। तो लाइट चेन्स ये हैं आपकी, ये आपकी क्या है? लाइट चेन्स है। ये हैवी चेन्स है और ये आपकी लाइट चेन्स है। ठीक है, एक भारी व एक हल्की श्रृंखला मिलकर के HL द्विलक बनाती है।
ये दोनों मिलकर के HL द्विलक बनाती हैं। दो द्विलक मिलकर के एक प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। तो ये आप देख लीजिए, ये और ये मिलकर के दोनों क्या करते हैं, एक प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं, दोनों मिलकर के। दूसरे शब्दों में कहें तो एक प्रतिरक्षी अणु दो समरूपी अर्धांशों से मिलकर के बना होता है। अर्धांश मतलब आधे आधे, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, ठीक है। प्रत्येक अर्धांश में एक H व एक L पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला मिलकर के बनाते हैं। हर अर्धांश में पाए जाने वाली H तथा L श्रृंखलाओं को भी डाइसल्फाइड बंध द्वारा संयोजित करता है। तो कौन सा बंध होता है इसमें? डाइसल्फाइड बंध होता है। इनके आपस में क्या, कौन सा बंध होता है इनमें? डाइसल्फाइड बंध द्वारा ये संयोजित करते हैं। प्रत्येक भारी श्रृंखला में 440 अमीनो एसिड्स और हल्की श्रृंखला में 220 440 अमीनो अम्ल होते हैं भारी श्रृंखला में, और हल्की श्रृंखला में 220 अमीनो एसिड्स, है ना। ये हल्की श्रृंखला है आपकी और ये भारी श्रृंखला है, तो इनके अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पर कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला जो है वो जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। ये आपके 220 हैं और ये 440 है, ठीक है, एसिड्स, अमीनो एसिड्स। प्रत्येक भारी व हल्की श्रृंखला दो भागों में विभक्त होती है। ये देखिए, ये हल्की श्रृंखला है, ये भारी श्रृंखला है, दो भागों में विभक्त होती है। एक तो होता है इसका वेरिएबल पोर्शन, जो कि अस्थिर होता है, यानी है ना, वेरिएबल हो सकता है, हिल सकता है। यह भाग प्रतिजन से क्रिया करता है, ठीक है। ये जहां V लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है? वेरिएबल है। भारी श्रृंखला का ये वेरिएबल है और हल्की श्रृंखला का ये वेरिएबल है। ये लाइट चेन है, इसका ये वेरिएबल है। ये हैवी चेन है, इस हैवी चेन का ये वेरिएबल है। वेरिएबल यानी जो हिल सकता है। और यही पार्ट क्या करता है? यही पार्ट जो है आपका एंटीजन से क्रिया करता है। ये वाला जो पार्ट है, जो वेरिएबल पार्ट है, ये एंटीजन से अभिक्रिया करता है ना। श्रृंखला के NH2 अंश की तरफ पाया जाता है। यहाँ पर ये NH2 अंश है, ये NH2 अंश है, ठीक है। इसे फैब, ठीक है, इसको ये कौन सा वो होता है? FAB, फैब पार्ट कहलाता है। ये पार्ट क्या कहलाता है? फैब पार्ट कहलाता है, ठीक है। ये FAB रीजन कहलाता है, फैब पार्ट। इसे फैब पार्ट भी कहते हैं। स्थिर भाग है ना, जहां पर C लिखा हुआ है, जो कांस्टेंट है, ये कौन सा है? कांस्टेंट डोमेन कहलाता है, ठीक है, कांस्टेंट पोर्शन होता है। यह भाग श्रृंखला के COOH अंश की तरफ होता है। ये रहा आपका COOH। ये पार्ट क्या है? COOH पार्ट है। ये सब कांस्टेंट है। ये COOH है, ये COOH है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान से इसे देखिए कि किस तरह से जो है प्रतिरक्षी जो है वो बना हुआ होता है। दो पार्ट आपको बताए गए हैं। पहले तो हैवी चेन और लाइट चेन, ठीक है। ये जो पूरी अंदर की साइड ये लंबी है, ये हैवी चेन है। बाहर की साइड के जो है लाइट चेन्स हैं। फिर इनके भी जो ऊपर का पार्ट है, यानी जहाँ पर NH2 है, वो वेरिएबल है, यानी अस्थिर पार्ट है। और जो COOH की साइड का पार्ट है वो कांस्टेंट है, यानी वो स्थिर पार्ट है, वो हिलता नहीं है, ठीक है। और इसे FC रीजन कहते हैं। ये क्या है आपका? FC रीजन, FC पार्ट है ना। ये FAB फैब पार्ट और ये FC पार्ट कहलाता है। अधिकतर प्रतिरक्षियों में Y स्वरूप में दोनों भुजाओं के उद्गम स्थल लचीले होते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ ये जो क्या है? लचीले होते हैं, ठीक है। ये पार्ट जो है लचीला होता है ना। वाई भुजाओं के उद्गम, ये वाई यहाँ से उद्गम हो रहा है ना, यहाँ से वाई बनना शुरू हो गया। उद्गम का मतलब यहाँ से शुरू हो गया है ना। तो इसको क्या कहते हैं? हिंज।
इस पार्ट को क्या बोला जाता है? इस पार्ट को बोला जाता है हिंज। ठीक है, ये पार्ट क्या कहलाता है? हिंज कहलाता है। लचीले होने के कारण हिंज प्रतिरक्षी के अस्थिर भाग को प्रतिजन के छोटे बड़े अणु समाहित कर अभिक्रिया करने में मदद करता है। मतलब ये इस तरह से वेरिएबल होता है, मतलब यहाँ से हिंज। ठीक है, ये हैवी चेन है आपकी, ये वेरिएबल रीजन है आपके, ये लाइट चेन है, ये कांस्टेंट रीजन है, और ये है हिंज। ठीक है, जहाँ से वाई बनना शुरू होता है वहाँ पर हिंज होता है। अब प्रतिरक्षियों के प्रकार की बात करते हैं। तो प्रतिरक्षी 5 प्रकार के होते हैं: IgG, IgM, IgA, IgE, IgD। ठीक है, इन्हें गामा, म्यू, अल्फा, एप्सिलॉन और डेल्टा इस तरह भी इनको कहा जाता है ना। इनको इस तरह भी लिखा भी जाता है और इस तरह इनका कहा भी जाता है: गामा, IgG, IgM, म्यू, IgA, अल्फा, IgE, एप्सिलॉन, IgD, डेल्टा। ठीक है, ये चार्ट आप ज़रूर अपनी कॉपी में बना लीजिए, ये आपके आगे भी बहुत काम आएगा, है ना। अब IgA जो है एक द्विलक है, ये देखिए द्विलक है, मतलब ये देखिए 2 इसके पार्ट्स है ना, द्विलक है, 2 है, एक यहाँ पर है, एक वाई यहाँ पर है। ठीक है, एक वाई संरचना यानी एक प्रतिरक्षी इधर, एक प्रतिरक्षी इधर, तो 2 हैं, इसमें 2 प्रतिरक्षी हैं, इसीलिए क्या है? एक द्विलक है। IgM एक पंचलक है। पंचलक है, देखिए 5 हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 हैं, तो IgM एक पंचलक है। अन्य सभी प्रतिरक्षी एकल या मोनोमेरिक होते हैं। ये देखिए IgG ये मोनोमेरिक है, एक है, IgE मोनोमेरिक है, IgD मोनोमेरिक है। ठीक है, IgA द्विलक है और IgM पांचलक है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका चित्र भी ध्यान रखिएगा, आप इनके नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। IgG देह की प्रमुख संवहनीय प्रतिरक्षी है। ठीक है, प्रमुख रक्त और अन्य द्रवों में ये उपस्थित होती है IgG। IgG एकमात्र प्रतिरक्षी है, ये जो इसके बारे में जो हम बात कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एकमात्र ऐसा प्रतिरक्षी है जो आंवल यानी प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण तक पहुंचता है। तो वो जो प्लेसेंटा है उसको पार करके ये भ्रूण तक पहुंचती है, केवल यही एक प्रतिरक्षी है, एकमात्र प्रतिरक्षी है। सीरम में पाई जाने वाली प्रतिरक्षियों में IgG की सांद्रता सबसे अधिक होती है। IgG की सांद्रता सबसे अधिक होती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसकी सांद्रता सबसे ज़्यादा होती है। ये प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण तक पहुंचता है। IgG का उत्पादन IgM के उत्पादन के पश्चात होता है। ठीक है, IgA माँ के दूध में पाया जाने वाला अकेला प्रतिरक्षी है और इसी IgA के कारण ही कहा जाता है कि माँ का दूध ज़रूर पिलाना चाहिए बच्चे को, क्योंकि उससे प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ती है, यानी जो प्रतिरक्षी है वो माँ के दूध से बच्चे में पहुँचता है। यह नवजात शिशु की प्रतिरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। IgE प्रतिरक्षी प्राथमिक रूप से बेसोफिल और मास्ट कोशिका पर, ये देखिए मास्ट कोशिका पर क्रिया करता है तथा प्रत्युजरता या एलर्जी क्रियाओं में, एलर्जी के लिए क्या कौन सा प्रतिरक्षी है? IgE प्रतिरक्षी है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब जल्दी से प्रश्नोत्तर। प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होते हैं और माता के दूध में पाया जाने वाला एकमात्र प्रतिरक्षी कौन सा है? जल्दी से इनके आंसर लिखिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।